गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज बीए फाइनल ईयर भारत के भूगोल का आज चैप्टर प्रारंभ करेंगे हम। और चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप। देखिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत जब हम भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पहले हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारत है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या इसमें सम्मिलित किया जाता है। देखिए, हम सबसे पहले यदि ऊपर की ओर उत्तर की ओर जाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हमें दिखाई देता है। जैसे हम घूमने जाएं कुल्लू, शिमला, मनाली, रोहतक, दर्रा, जम्मू कश्मीर, तो ये क्या है, एक पहाड़ी एरिया है और ये पहाड़ी एरिया पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र तो इसे पठार पे भी है और मैदानी क्षेत्रों में भी है, लेकिन ये नाम मात्र के हैं, लेकिन विस्तृत रूप में इस वाले क्षेत्र में उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। जस्ट इसके नीचे की ओर ये वाला ये जो पॉइंट है, ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। अब ये उत्तर का विशाल मैदान कब, कैसे और किस कारण बना है? देखो, ये उत्तर का विशाल मैदान है जो हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, आदि नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ से आने वाली नदियां हैं गंगा और यमुना है, और इधर से आने वाली जो नदी है जो ब्रह्मपुत्र है, इनसे इसका निर्माण हुआ है। इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय और पठारी भाग को अलग करने का कार्य करता है उत्तर का जो विशाल मैदान है वो। जस्ट इसके नीचे है प्रायद्वीप या पठार, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण का पठार। अब ये पठार है, इसको अलग करने का कार्य करता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये है उत्तर का विशाल मैदान। ये है, ये गंगा और यमुना नदियों के द्वारा बनाया गया, और यह है दक्षिण का पठार। यह है दक्षिण का पठार। ये जो दक्षिण का पठार है, ये जो दक्षिण का पठार है, ये भी सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। ये सबसे प्राचीन भूआकृति है। तो पहला कौन सा हुआ? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा क्या है, दक्षिण का पठार। और चौथी जो आकृतियां होती हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो तटीय मैदान। जो देखो, ये समुद्र के पास वाला जो तटीय मैदान है ये, और इसके अलावा जो होते हैं जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो, और ये जो दमन द्वीप है ये वाला, ये यहाँ जो पार्ट है दमन द्वीप वाला, इसके अंतर्गत इसमें शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। जो भारत का जो उत्तर का जो हिमालय है, उत्तर में स्थित जो हिमालय है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। देखो, वैगनर महोदय के सिद्धांत के अनुसार जब ये संपूर्ण विश्व एक पेंजिया के रूप में था, पेंजिया के रूप में था। अभी ये पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इस पानी भरे हुए भाग को कहते हैं पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा कहते हैं इसको। जब इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए, एक है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये जो दक्षिण का जो पठार वाला भाग है, ये तो है गोंडवाना लैंड का भाग, लैंड का भाग। और ये विशाल में है, जो विशाल मैदान के जैसे ही ऊपर वाला जो भाग है, हिमालय से जस्ट ऊपर वाला, ये है अंगारा लैंड का भाग, अंगारा लैंड का भाग। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो तलछट भरी हुई थी, जो पानी भरा हुआ था, वो भाग था टैथिस सागर का भाग, टैथिस सागर का भाग। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब बिछाव उत्पन्न हुआ, संपीड़न उत्पन्न हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ, तो ये बीच में जो टैथिस सागर है, तो इससे किसकी उत्पत्ति हुई? इस हिमालय की उत्पत्ति हुई, इस हिमालय की उत्पत्ति हुई। जब दो
बड़े विशाल भूखंड यदि आपस में टकराते हैं तो हल्का भूखंड भारी भूखंड के ऊपर चढ़ जाता है। जब ये हल्का जो भूखंड था, अब ये हल्का भूखंड कौन सा था, ऊपर वाला था या नीचे वाला, इस हल्के भूखंड के ऊपर चढ़ा तो इसके ज्यादा, तो हिमालय इधर तीव्र ढाल वाला और इधर मंद ढाल वाला हो गया। जब तीव्र ढाल वाला ये हिमालय वाला जो भाग है, यहाँ पे एक खाई का निर्माण हो गया, यहाँ पे एक खाई का निर्माण हो गया। इस खाई का भराव किसने प्रारंभ किया, हिमालय से निकलने वाली जो नित्यवाही जो नदियां हैं, जैसे गंगा है और यमुना है, ताप्ती है, काली है आदि नदियां, सतलज है, इन नदियों ने हिमालय में बहते हुए तलछट को इसके अंदर लाना प्रारंभ कर दिया। और हजारों सालों बाद में इस खाई को भरने के बाद में, ये खाई है, इस खाई को भरने के बाद में यहाँ पर मैदान बन गया और इस मैदान को नाम से जाना जाता है उत्तर भारत का मैदान, जो गंगा यमुना नदी के द्वारा बनाया गया है। अब ये है गोंडवाना लैंड का भाग, जो पुरानी चट्टानों के द्वारा सबसे प्राचीन, ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है, जहाँ भूकंप की प्रतीत होती है, यहाँ पे महसूस होता है। ये इसका उठाव टरसरी एवं क्वार्टरनरी काल में हुआ है। जो ये जो गोंडवाना लैंड का इसका उठाव इस पठार का उठार टरसरी एवं क्वार्टरनरी युग में हुआ है और ये प्राचीन प्रदेश है, ये सबसे प्राचीन प्रदेश है। और सबसे नवीन प्रदेश कौन सा है, हिमालय है निर्माण की दृष्टि से। और इस मैदान का निर्माण अभी भी वर्तमान में हो रहा है गंगा यमुना नदियों के द्वारा। और तटीय मैदान के अंतर्गत इसे अरब सागर के तटीय क्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में जो समुद्र से जो टच में जो एरिया है वो तटीय प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। और जो द्वीप समूहों का जो निर्माण हुआ है वो भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। तो मुख्य रूप से हमने कितने रूप बना दिए, हिमालय पर्वत समूह है, उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और तीसरा तटीय मैदान। अब देखो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पठार का निर्माण कैसे हुआ है। देखो जब ये स्थल भाग उत्तर की ओर तैतीस सागर की ओर यदि गति कर रहा था तो इसमें नीचे से जो भी ज्वालामुखी क्रियाएं फटी होंगी उससे जो लावा निकला होगा उससे यहाँ पर पठार का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और जो ज्वालामुखी लावा से जो बनने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है, जो कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से सहयोगी मानी जाती है। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और सबसे प्राचीन पठार है ये। और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, इसका निर्माण आज भी हो रहा, इसका उत्थान आज भी हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये संपूर्ण जो पर्वतीय जो भाग है, जो हिमालय पर्वतीय भाग है, जो भारत के टोटल क्षेत्रफल का 29.3% है। कितने प्रतिशत है, 29.3% है, ये 29.3% है। और उत्तर का भारत का जो मैदान है, टोटल मैदान भारत में कितने प्रतिशत है, मैदान है 43% मैदान पाए जाते हैं भारत में, टोटल क्षेत्रफल के 43% भाग पर। और जो पठार है वो 27.7% पाए जाते हैं। यदि मान लो भारत का क्षेत्रफल यदि 100% है तो इसमें हिमालय पर्वत समूह के यानी पर्वतीय क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, 29.3% पाए जाते हैं। और उत्तर भारत का जो मैदान है, मैदानों का टोटल प्रतिशत भारत में कितना है, 43% है। और प्रायद्वीपीय पठार है 27.7% पठार भारत में पाए जाते हैं टोटल क्षेत्रफल के। तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है किसके द्वारा निर्माण हुआ है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बिछाव के कारण उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद में
जो वेगनर महोदय हैं उन्होंने जो पेंजियन जो नाम दिया था उनका नाम है, उनका विखंडन होने के बाद में एक अंगारा लैंड बनता है, एक गोंडवाना लैंड बनता है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जब अंगारा लैंड आपस में खिंचाव के दौरान आपस में टकराते हैं तो टैथिस सागर के द्वारा जो तलछट थी वो बिछाव के कारण हिमालय पर्वत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो हिमालय पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं में गिना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर पहला आता है हिमालय पर्वत समूह। पॉइंट नंबर पहला हिमालय पर्वत समूह। देखो हिमालय है जो हमारा हिमालय है जो भारत की उत्तरी दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। जो हमारा जो हिमालय है जो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। जो उत्तर से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली जो भी ठंडी हवाएं हैं, ध्रुवों से आने वाली जो भी ठंडी हवाएं हैं, उनको रोकने में सहायक है। उनको रोकने में क्या है? सहायक है, जिससे हमारे यहाँ पर भारत में ठंड नहीं गिरती, यानी कि बर्फ नहीं गिरती। अतः उसको हमारा रक्षक भी कहते हैं। ठंडी हवाओं से रक्षा करने के कारण इसको हम रक्षक भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो हिमालय पर्वत समूह है। देखो ये उत्तर से लेकर यहां से लेकर यहां तक लगभग ये इसकी लंबाई कितनी है? 2600 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है। कुल लंबाई है 2600 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 150 से लेकर 400। पूर्व में है 150 किलोमीटर और पश्चिम में है 400 किलोमीटर। पश्चिम में कितने किलोमीटर है? 400 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। देखो उत्तर दिशा में स्थित है, जो जिसकी आकृति कैसी है? चापाकार, यानी धनुष की आकृति के समान है। ये चापाकार स्थिति है, धनुष की आकृति के समान है। इसकी लंबाई कितनी है? 2600 किलोमीटर और ये पूर्व में कितनी किलोमीटर चौड़ा है? 150 किलोमीटर चौड़ा है। और ये पश्चिम में कितने किलोमीटर चौड़ा है? 400 किलोमीटर चौड़ा है। 400 किलोमीटर चौड़ा है। 400 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां भी कहाँ पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। देखो ये कहाँ से चालू होता है? ये बलूचिस्तान में, पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान। ये पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? बलूचिस्तान से प्रारंभ होकर यह चलता है म्यांमार की अराकोम यामा पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। म्यांमार की अराकोम यामा पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर, यहां से बलूचिस्तान से लेकर ये पश्चिम में, ये बलूचिस्तान यहां नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है जो नीचे की ओर है, यहां से लेकर ये यहां तक जाता है और ये यहां तक इसका विस्तार है। और इसकी भारत में टोटल लंबाई है 2600 किलोमीटर और ये पूर्व में इस दिशा में ये कितनी किलोमीटर चौड़ा है? 150 किलोमीटर। और इस दिशा में कितना चौड़ा है? 400 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और इसकी प्रारंभिक अवस्थी ये बलूचिस्तान से प्रारंभ होता है और बलूचिस्तान से प्रारंभ होकर म्यांमार की अराकोम यामा तक फैला हुआ है। और भारत में ये कहां से कहां तक है? ये यहां से जम्मू कश्मीर प्रारंभ होता है। जम्मू कश्मीर भारत में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल
प्रदेश तक फैला हुआ है ये। तो टोटल लंबाई कितनी हुई? 2600 किलोमीटर। पूर्व में कितना चौड़ा है? 150 किलोमीटर। पश्चिम में कितना चौड़ा है? 400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। और पश्चिम में बलूचिस्तान से, यहाँ पे पाकिस्तान का बलूच राज्य है, यहाँ पे यानी पाकिस्तान इसके पास में बसा हुआ है, और यहाँ पे है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान से ये म्यांमार की अराकोन यामा, ये है यहाँ पे म्यांमार फैला हुआ है। लेकिन भारत में ये जम्मू कश्मीर से, यहाँ से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो टोटल लंबाई कितनी हुई है इसकी? 2600 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण में उन्नतोदर ढाल है। उन्नतोदर कॉन्वेक्स, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। उन्नतोदर ढाल का मतलब है कि तीव्र ढाल है दक्षिण की तरफ। देखो ये मान लो ये हिमालय है, अभी इसका हिमालय का दक्षिण की तरफ होगा, इधर होगा, और उत्तर की तरफ होगा, इसका उत्तर इधर होगा। तो इसका उन्नतोदर, उन्नतोदर का मतलब है जिसका तीव्र ढाल हो। देखो दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो इस प्रकार का, और यदि इस प्रकार का होगा तो जिसमें ढाल कम होगा, और यदि इस प्रकार का हो तो इसमें क्या होगा? ढाल ज्यादा होगा। इस प्रकार का ढाल है क्योंकि यहाँ से बनकर ऐसे तीव्र ढाल वाला है, तो इसमें क्या है? ढाल तीव्र है। दक्षिण की ओर ढाल क्या है? तीव्र है। यहाँ से नदियां निकलती हैं, उनकी स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का ढाल क्या है? तीव्र ढाल है, इसलिए इसको बोलते हैं उन्नतोदर। इसमें दक्षिण का ढाल कैसा है? उन्नतोदर। और उत्तर का ढाल क्या है? अवन्नतोदर, यानी कि अवतल के समान, धसे हुए के समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और भूटान में फैली हुई है। ये मुख्यतः कहाँ फैली हुई है? देखो यहाँ से भारत का प्रारंभ होता है, और यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे भूटान है, ये वापस भारत में आ जाती है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ फैली है? भारत, नेपाल और भूटान में। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल और भूटान। तो मुख्य रूप से कौन कौन से देशों में फैली हुई है? भारत, नेपाल और भूटान में ये फैली हुई है। इसका पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। देखो ये है यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे है पाकिस्तान। तो इसका थोड़ा सा विकास पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। लेकिन कौन सा पार्ट है ये? पश्चिमी भाग, हिमालय के पश्चिमी भाग का विकास यहाँ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी हुआ है। और इसका पूर्वी भाग, तो उसका पूर्वी भाग कहाँ है? म्यांमार तक फैला हुआ है। उसका पूर्वी विकास कहाँ है? म्यांमार फैला हुआ। और मुख्य भाग कहाँ है? भारत, नेपाल और भूटान में फैला हुआ है। यह एक पामीर की घाट है यहाँ, ठीक है, ये यहां से निकलकर ये यहां तक फैला हुआ है। इसका इसके पामीर की गांठ से विकास होता है। ठीक है, अब ये भारत के ये राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें भी ये फैला हुआ है, सिक्किम में भी है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल है, फिर ये यूपी के थोड़े से भाग में भी फैला हुआ है, फिर यहाँ पे आता है बिहार, बिहार में भी इसकी तलचटी भाग स्थित है। तो फिर आगे चलने के बाद में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर। देखो ये अरुणाचल है, ये यहाँ पे अरुणाचल है, फिर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नागालैंड है, असम है, ठीक है, और फिर मणिपुर है और मिजोरम है। इन राज्यों में ये पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, ठीक है, और आगे गारो पहाड़ियां हैं, काशी पहाड़ियां हैं, जयंतिया पहाड़ियां हैं, दाफला पहाड़ियां हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम से यहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं। गारो जनजाति, काशी जनजाति, जयंतिया जनजाति, डाफला जनजाति, मिजो जनजाति, नागा जनजाति, इन्हीं पहाड़ियों के नाम से यहाँ पे लोग भी निवास करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जनजातियां। इस हिमालय में प्रवाहित होने वाली सारी नदियां कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है।
क्यों है? क्योंकि इस हिमालय का जो ढाल है वो तीव्र है और इस हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका वेग भी क्या होगा? तीव्र होगा। तो ये आपस में किनारों पर कटाव करते हुए तीव्र गति से बहती हुई ये महासागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इसलिए तीव्र गति होने के कारण इनकी अवस्था कैसी है? युवावस्था है। इनकी जीर्ण अवस्था नहीं है। जीर्ण अवस्था कब प्राप्त होती है? जब उद्गम स्थान की ऊंचाई कम हो जाए। ठीक है। इनके मध्य में अनेक घाटियां हैं। जो हिमालय पर्वत है इसके मध्यवर्ती भाग में अनेक तो घाटियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की घाटी यानी कश्मीर घाटी, जम्मू घाटी, चुंबी घाटी आदि, और इनके मध्य में अनेक प्रकार के दर्रे हैं। दर्रे का मतलब होता है पास, पास का मतलब होता है इन पर्वतों के मध्य से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के मार्ग को क्या बोलते हैं? पास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। अब देखो हिमालय का भी क्या किया गया है? भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। समझने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। देखो पहला वर्गीकरण है शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां, पहला वर्गीकरण है शिवालिक पहाड़ियां। अब ये शिवालिक पहाड़ियां कहां है, कहां होनी चाहिए, और इसी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। शिवालिक पहाड़ियां, पहला आता है शिवालिक पहाड़ियां। देखो जो ये हिमालय है, हिमालय की आकृति ऐसी है। ठीक है, अब मान लो ये हिमालय इतना चौड़ा है। ठीक, अब जिस स्थान से ऊंचाई सबसे कम हो जाती है तो हिमालय का लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो लास्ट वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम शिवालिका। जहां पे इनकी पहाड़ियों की ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का छोटा रूप है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उप हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय का दक्षिणतम बिंदु पर विस्तार है। इसका विस्तार कहां है? हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में। ये इधर जाएंगे तो उत्तर आएगा और नीचे नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? दक्षिण। तो शिवालिक का जो विस्तार है हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। यह है इसका विस्तार सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र तक। यहां पे सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तार है इसका। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर है। हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा अलग होती है। यह है, अभी इसके जस्ट नीचे क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। अब ये अलग करने वाला इसका एक भ्रंश है जिसको हम बोलते हैं हिमालय अग्रभ्रंश। हिमालय अग्र यानी आगे वाला, भ्रंश, भ्रंश यानी टुकड़ा। मैदान को शिवालिक से यानी मैदान को हिमालय से अलग करने वाला एक भ्रंश है, एक गड्ढा है, एक लाइनर है, वो क्या कहलाती है? हिमालय अग्रभ्रंश। इसका शॉर्ट नाम है HFF। HFF क्या है नाम? HFF। HFF का मतलब होता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, इसको बोलते हैं HFF। ये कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, यूपीएससी और आरपीएससी में। हिमालय अग्रभाग भ्रंश किसको अलग करता है? उत्तर के विशाल मैदान और हिमालय को अलग करने वाला है ये फ्रंट। आगे है, यह हिमाचल प्रदेश पंजाब में 50 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ा पश्चिम में का कितना है? 50 किलोमीटर, और पूर्व में कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर चौड़ा है। ये इस वाले भाग में, ये यहाँ पे तो 50 किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है? 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसे हम कहते हैं शिवालिका।
ठीक है। इस क्षेत्र में कई घाटियां पाई जाती हैं जो समतल हैं, जिनको हम पूर्व की तरफ तो क्या कहते हैं, दून कहते हैं। यहां पे तो क्या कहते हैं, दून कहते हैं, देहरादून। और यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे कहते हैं दून, और यहां पे कहते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार। ठीक है। जो इस क्षेत्र में, जो शिवालिक के क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी घाटियां हैं, जो समतल घाटियां हैं, उनको पूर्व में तो कहते हैं दून, जैसे देहरादून। और इधर पश्चिम में शिवालिक में जितनी भी जो घाटियां पाई जाती हैं, उनको कहते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार आदि, केदारनाथ आदि। आगे इनके बाद में हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अनेक, इसकी ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 650 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 650 मीटर है। शिवालिक की अधिकतम ऊंचाई यानी औसत ऊंचाई है 650 मीटर है। इससे ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। अब दोबारा इसको समझने की कोशिश करना। देखो, उत्तर में बात कर रहे हैं पहला पॉइंट की, शिवालिक पहाड़ियां। अब ये जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, जो जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होती हैं और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं, तो इनकी टोटल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। ठीक, कितनी किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। अब इनकी यदि पूर्व के अंदर यदि इनकी चौड़ाई को ध्यान दिया जाए, चौड़ाई पर ध्यान दिया जाए, तो ये 10 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी किलोमीटर चौड़ी है, 10 किलोमीटर चौड़ी है। और पश्चिम में इसकी चौड़ाई पर ध्यान दिया जाए तो कितनी चौड़ी है, लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक, अब ये इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 650 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब बात करते हैं ये कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है। सिंधु जो नदी है वहां से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे आती है चीन से, यहां तक ये विस्तृत है। ठीक है। अब उत्तर के विशाल मैदान और जो हिमालय है, इसको अलग करने का जो काम करता है वो उत्तर का विशाल मैदान करता है, और नीचे है इस पे दक्षिण का पठार। शिवालिक और दक्षिण के पठार को या उत्तर के विशाल मैदान को अलग करने का काम करता है हिमालय अग्रभ्रंश से। यह है हिमालय अग्रभ्रंश से, जिसका शॉर्टकट नाम है HFF, हिमालय फ्रंट फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला पॉइंट है लघु हिमालय। आगे वाला पॉइंट है लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंतर्गत अब लघु हिमालय कहां आएगा, शिवालिक के जस्ट ऊपर वाला भाग। लघु हिमालय कहां आएगा, शिवालिक के जस्ट ऊपर वाला भाग आएगा, जिसकी औसत ऊंचाई है 1000 से 4500 मीटर के मध्य है, और यह 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यह 60 से 70 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। देखो, अब आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं या मध्य हिमालय भी कहते हैं।
दूसरा मध्य या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी, लंबाई है, ऊंचाई है 1000 से 4500 मीटर ऊंचा है ये। आगे देखो हम बात करते हैं इसकी लघु हिमालय की। ये जो शिवालिक वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अब ये जो लघु हिमालय है इसका दूसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। यहाँ पे ये जो पार्ट है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसके कारण इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 से 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर से 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। 1000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर 5000 मीटर ऊंचे शिखर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अंतर्गत इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अधिकतर ऊबड़ खाबड़ है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अधिकतर क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। लघु हिमालय में फैली हुई एक पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल के अलावा हिमाचल के धौलाधर, ये तो है कश्मीर में, और हिमाचल की धौलाधर, ठीक है, और नागटिब्बा मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा, और एक है मसूरी श्रेणी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा महाभारत श्रेणी भी है। महाभारत श्रेणी ये पाई जाती है नेपाल में, ठीक, नेपाल में पाई जाती है ये। अब देखो इस पर्वतीय क्षेत्र में, कौन से पर्वतीय क्षेत्र में? लघु हिमालय के क्षेत्र में। इन पर्वतीय ढालों पर, जो लघु हिमालय के जो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनके ढालों पर क्या होते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिनको कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। बोले मर्ग, यानी घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहते हैं? और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। पयार या बुगियार, बुगियाल, पयार या बुगयाल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पयार या बुगियाल। हिमाचल में इनको पयार या बुगियाल कहते हैं। इसको दोबारा समझने की कोशिश करना। जस्ट शिवालिक के ऊपर वाले भाग को लघु हिमालय कहते हैं, और लघु हिमालय को इसका क्षेत्र हिमाचल में ज्यादा होने के कारण हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और ये मध्यवर्ती भाग में होने के कारण मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके उत्तर से पूर्व की, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, ठीक। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है। इसमें कहीं कहीं पर 5000 मीटर ऊंचे भी शिखर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल में धौलाधर, यहाँ पे है हिमाचल में धौलाधर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं।
और धौलाधर के साथ में नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी भी पाई जाती है, जो कि कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब जब ये नेपाल के अंतर्गत आती है, नेपाल के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर महाभारत श्रेणी भी पाई जाती है। याद रखना, महाभारत इंडिया में नहीं है, महाभारत कहाँ है, नेपाल में है, जो एक पर्वत श्रेणी का नाम है। महाभारत श्रेणी कहाँ पे है, नेपाल में है, नेपाल में है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इन पर्वतों के ढलान वाले क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं, जो घास उगी हुई होती है, जिनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में पयार या बुग्याल कहते हैं, जहां पर लोग गाय, जहां पर भेड़ों को लोग चराते हैं। ठीक है, यहाँ पे कायानांतरित शैलें और रवेदार अवसाद युक्त शैलें पाई जाती हैं। देखो, अवसाद और रवेदार शैलें पाई जाती हैं, रवेदार शैलें पाई जाती है। ये अवसाद युक्त और रवेदार शैलें पाए जाने के कारण यदि यहाँ पर बाढ़ भी आती है, यदि बरसात भी होती है, तो वो बरसात का जो इकट्ठा हुआ जो पानी है वो भयानक रूप ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उस पानी में तीव्र गति से बहने के कारण ये अवसाद उसमें मिल जाता है। और किसी पानी में यदि अवसाद मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी के कण मिल जाते हैं, पत्थर मिल जाते हैं, तो उसकी गति 6 गुना बढ़ जाती है। कितने गुना? 6 गुना। यदि 100 की स्पीड में यदि पानी चल रहा है तो वो 600 किलोमीटर की स्पीड में आ जाता है। ठीक है, तो इस अवसाद से युक्त वो पानी यदि प्रवाहित होता है तो उसकी गति 6 गुना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं छठवीं गति का नियम। अब यदि ये वाला अवसाद यदि हिमाचल उत्तराखंड में यदि पानी में मिल जाए, ये अवसाद वाली चट्टानी यदि पानी में मिल जाए और वो पानी 6 गुना स्पीड पकड़ ले, तो वहां पर बाढ़ कितनी भयंकर आएगी। और ये बाढ़ का जो तांडव है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में देखने को हमें मिला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं जो रवेदार शैलें और अवसाद युक्त हैं, इस कारण यहाँ पे बाढ़ तीव्र गति से आती है। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर आगे। इस हिमालय का ढाल क्या है? सामान्य ढाल है। यहाँ पे तीव्र ढाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य ढाल हमें पाया जाता है। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा फेमस जगह है शिमला, हिमाचल की शिमला। अब यह शिमला 2200 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 2205 मीटर ऊंची है। ये जो धौलाधर पर्वत मैंने बताया है, धौलाधर हिमाचल में, ये हिमाचल है, इसमें क्या है? धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत। अब इस धौलाधर पर्वत में क्या है? एक शिमला है, एक पर्यटन स्थल है जहां पर लोग घूमने जाते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2205 मीटर है। तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये धौलाधर भी किस में स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है, या मध्य हिमालय में स्थित है, या हिमाचल हिमालय में स्थित है। तो जितने भी घूमने वाले स्थान हैं, भारत के जितने भी घूमने वाले स्थान हैं हिमालय की तरफ, वो सभी इसमें है। जैसे नाम लिख लो, दार्जिलिंग, मंसूरी, चकराता, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, नैनीताल प्रमुख हैं। रानीखेत, नैनीताल आदि प्रमुख हैं। और इसी हिमालय के आसपास से, कौन सी हिमालय से? लघु हिमालय के आसपास से झेलम और व्यास नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी होगा? झेलम और व्यास नदी का उद्गम स्थान है। इस हिमालय में 2 दर्रे हैं, एक तो बर्निहाल और एक पीर पंजाल दर्रे। देखो, एक तो पीर पंजाल और एक है बर्निहाल।
1 और 2 पीर पंजाल और बर्निहाल दर्रे स्थित हैं। दर्रे का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो रास्ते होते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं, जो मुख्य नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो मध्य हिमालय के अंतर्गत कितने दर्रे हैं? 2 फेमस दर्रे हैं, एक तो पीर पंजाल और एक है बर्निहाल दर्रा। ठीक है, देखो घूमने वाले स्थान कहाँ कहाँ किस में है? मध्य हिमालय में। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला जो टॉप वाला ये थोड़ा सा भाग है पश्चिम बंगाल इसके अंदर स्थित है। ये मंसूरी, चक्राता, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल ये किसके भाग है? केवल ये उत्तराखंड और हिमाचल के ही भाग है। अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, चक्राता, मंसूरी और दार्जिलिंग इधर है। ठीक है, चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। वृहद हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। देखो आगे चलते हैं। जस्ट लघु हिमालय के ऊपर की ओर क्या है? वृहद हिमालय। लो चलते हैं अभी। वृहद हिमालय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रुको, देखो वृहद हिमालय देखो वृहद हिमालय के अंतर्गत, वृहद हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब जहां पर हिम जमती हो, हिमाद्री, जिसको हम कहते हैं हिमाद्री। वृहद हिमालय को, वृहद हिमालय को, अब ये क्या शिवालिक था, ये मध्य हिमालय, अब ये है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय को अलग करने का काम कौन कर रहा है? शिवालिक से महा हिमालय कर रहा है, ये मध्य हिमालय कर रहा है। देखो शिवालिक से वृहद हिमालय को अलग कौन कर रहा है? ये मध्य हिमालय, जिसे हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय। तो वृहद हिमालय को शिवालिक से अलग करने का कार्य मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जिसको बोलते हैं MCT, शिवालिक को अर्थात मध्य हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करने का काम करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र से सिंधु तक एक चाप के रूप में फैला हुआ है। अब ये देखो यहां पे है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में, और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। तो यहां से लेकर यहां तक ये चाप की आकृति में फैला हुआ है। देखो ये फैला हुआ है, चाप यानी धनुष के समान। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई कितनी किलोमीटर है? 24 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी किलोमीटर है? 24 किलोमीटर है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। इसमें 100 से अधिक पर्वत चोटियां, 100 से अधिक पर्वत चोटियां कितने से ऊंची है? 6000 मीटर से ऊंची है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और इसी क्षेत्र में हिमालय की संपूर्ण ऊंची चोटियां यहाँ पे ही हैं, जैसे मकालू है। मकालू है 8481 मैकालू। और कंचनजंगा ये 8598 मीटर है। ठीक है, और धौलागिरी कितनी है? 8172 धौलागिरी। तो
तो मुख्य रूप से 4 ऊंचाई वाली चोटियां याद रख लो। माउंट एवरेस्ट 8,848, मकालू 8,481, कंचनजंगा 8,598, 8,172, धौलागिरी। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? 6,000 मीटर। टोटल चौड़ाई कितनी है? औसत है 24 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। और इसमें सबसे ऊंची चोटियां कहां पाई जाती हैं? इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ।